क्या पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर मार्शल लॉ के साए मंडलाने लगे हैं? बलूचिस्तान में जारी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या अब हालात को संभाला जा सकता है? क्या पार्लियामान मुद्दत पूरी करने से पहले ही टूट जाएगी? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान की हर बड़े शहर में जंग छिड़ी हुई है, गली गली में जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रियासत समझती है कि उन्होंने बलूचिस्तान को फतह करना है, क्योंकि अगर खरबों रुपए की मादनियात वहां से निकालनी है तो फिर इन बलोचों की नस्ल कशी जरूरी है। बलोच अकलियत में जाएगा तभी बलूचिस्तान के मादनियात रियासत के हाथ लग सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है फरवाज एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने आरा से ज़रूर आगाह किया करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। क्या पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर मार्शल लॉ के साए मंडलाने लगे हैं? बलूचिस्तान में जारी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या अब हालात को संभाला जा सकता है? क्या पार्लियामान मुद्दत पूरी करने से पहले ही टूट जाएगी? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है उसके नतायज मुमकिन तौर पर क्या निकल सकते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने इदारे के अंदर मौजूद करप्शन खत्म क्यों नहीं कर पाती? बलूचिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से बलूचिस्तान हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, या जिन मकासद के हुसूल के लिए इंटरनेट को बंद किया था क्या वो मकासद अचीव कर पाई है? ये मौज़ूआत है हमारे आज के। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल जिस तरह मैं लाइटर नोट पर आपसे बात करता हूं, आज मैं आपके सामने एक अहम तरीन मामला रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच, आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। मुतनाज़ तरीन आईनी बेंच, मुतनाज़ तरीन 26वीं तरमीम और उसकी कोख से जो निकली थी आईनी बेंच, उसने इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सहूलतकारी की। पहले जो फैसला सुनाया गया था सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक, उसके हवाले से भरपूर सहूलतकारी की। और उसके बाद फिर जब आईनी बेंच बना तो उस बेंच में जब ये मामला चला तो उन्होंने पहले वाला फैसला मुअत्तल कर दिया। उसके बाद फिर बड़ी महारत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जारी रखें, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। तो आखिर में ये हुआ, उन्हें सजा से रोक दिया गया। तमाम बाद में इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी गई, जिसके तहत 103 पीटीआई के असीरों को भयानक सजाएं सुनाई गई। आईनी बेंच की जानिब से मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक 7 मई को जो फैसला सुनाया गया वो 5-2 के तनासुब से सुनाया गया था। अदालत ने वजारत दिफा और दीगर की अपीलें मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार दे दिया था और आर्मी एक्ट की शिक 21D1, 21D2 और अपना 59(4) को भी बहाल कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया था और हुक्म दिया था कि 45 दिन में अपील का हक देने से मुतालिक कानून साजी की जाए, जबकि हाईकोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। 4 माह गुजर चुके मगर ताहाल तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा सका। न सिर्फ तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा सका बल्कि इस हवाले से जो अदालत की तरफ से कानून साजी कही गई थी 45 रोज के अंदर करने के हवाले से वो भी हुकूमत ने नहीं की। फिर इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की एक पिटीशन दाखिल होती है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं अदलिया के खिलाफ बात करता हूं। जब अदलिया ही आइन के कत्ल पर आमादा हो तो फिर आप ही मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त जो सिचुएशन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि क्या पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर मार्शल लॉ के साए मंडला रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में जो मामला है उस पर भी, और पार्लियामान की मुद्दत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खेल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की करप्शन से मुतालिक हम बात कर लेते हैं। और इंटरनेट और बलूचिस्तान के इशू पर हम बाद में रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त हुकूमत शराब के परमिट तो जारी कर रही है लेकिन मसाजिद को मुस्मार किया जा रहा है। जैसे जैसे हुकूमत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
इसी तरह यहाँ पर इंतहा पसंदी में यानी इस्टेब्लिशमेंट की इंतहा पसंदी में भी इजाफा देखने को आया है। आपको याद होगा कि जून और जुलाई में एक अहम तरीन अस्करी क़यादत ने कराची में ताजरों से अहम मुलाकातें की थी और फिर ये GHQ में भी कोई एक मुलाकात हुई थी। उन मुलाकातों में कराची के ताजरों ने PPP और सिंध हुकूमत पर करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात आयद किए थे, जबकि सेनेट इंतखाबात तरक्याती मंसूबों में भी करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। आखिर कराची के ताजरों को क्या तकलीफ थी? बुनियादी तौर पर कराची के ताजरों का वो इशू है, क्योंकि वो इशू ये है कि वो कराची को सिंध से अलग करके एक अलग सूबा बनाना चाहते हैं। कराची को तकलीफ है कि वहां पर सिंध से डोमिसाइल रखने वाला नौजवान कराची क्यों जाता है। पोस्टें रखी जाती हैं कि ये वो कराची है जहां पुलिस भी मकामी नहीं, अफसरान भी मकामी नहीं और चोर भी मकामी नहीं। इसका मतलब ये है कि कल जिन नमक हरामों को सिंध में या फिर आने दिया गया था, आज वो सिंध की तकसीम की एक बार फिर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से जाहिर है कि जिस अस्करी शख्सियत ने मुलाकात की थी, उन्होंने फिर अपने लोगों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ये पिछले दिनों में देख रहा था मोहम्मद मालिक साहब का ARY पे था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल में 2000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन के मामला सामने आ चुके हैं और इस हवाले से 2 लिस्टों की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर खुद इदारा यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और फिर सियासतदान और फिर ब्यूरोक्रेट्स और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यानी 2 लिस्टें तैयार हो रही हैं, उनमें ये सब शामिल है। अब इसके हवाले से ये भी मोहम्मद मालिक साहब ने बताया कि 500 केसेस का टारगेट रखा गया है और फिर 500 अरब रुपए की रिकवरी का भी रखा गया, लेकिन ये मामला नहीं है, बात कुछ और है। हम उस बात को खोजने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ उस वक्त सामने आ रहा है जब 27वीं तरमीम का मामला सामने आ रहा है। अब 27वीं तरमीम के हवाले से यानी 27वीं तरमीम में जो चीजें आ रही हैं, यकीनन वो सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत तकलीफ दे होंगी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बहुत तकलीफ दे होंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रिकॉर्ड है कि वो बदतरीन करप्शन करते हैं, वो हर लिहाज में इससे करप्शन करते हैं और फिर गठजोड़ करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर नेब के दांत तोड़ देते हैं, फिर नेब के पर काट देते हैं और फिर नेब कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और फिर सिंध में मेगा करप्शन के केसेस बर्बाद खत्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद सालाना तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन होती है और फिर वो खत्म हो जाती है। पुलिस में वर्दियों से लेकर, गोली से लेकर, जूतों से लेकर, पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर एक एक चीज में करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, लेकिन हर कोई खामोश रहता है। महकमा आपाशी में अरबों रुपए की करप्शन होती है, अरबों रुपए की मट्टी सालाना बंदों पर फेंकी जाती है, पुश्तों पर, और फिर वो दरिया बहा ले जाता है और होती भी है कि नहीं होती। लेकिन अगर आप सिंध हुकूमत की फाइलें उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस वक्त सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। यही वजह है, सिर्फ ये वजह नहीं है, बल्कि बात बहुत दूर तक की है। आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी है, कुछ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के हवाले से, कत्ल के हवाले से भी कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं और उसमें मुबैना तौर पर नाम आता है इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी। तो इस वक्त ये उस वक्त चीजें हो रही हैं जब 27वीं तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि 27वीं तरमीम जर्ब लगाएगी सूबों को, बिलखुसूस सिंध को और बिलखुसूस बलूचिस्तान को। और क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बालादस्ती चाहती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हर सूरत में कोशिश कर रहे हैं कि SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को किसी भी तरीके से रोल बैक किया जाए। तो इस हवाले से भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इस हवाले से भी सियासतदान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, वीलॉग कर रहा हूँ, उससे कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ पीर के रोज अपनी सारी दफ्तरी मसरूफियात छोड़कर अचानक मरी पहुंच गए, क्योंकि नवाज शरीफ वहीं पर है और नवाज शरीफ मरियम नवाज के दरमियान मुलाकातें चल रही हैं। सोचा जा रहा है कि जो सेम पेज अभी फटने जा रहा है और ये जो इस वक्त आने वाले कुछ दिनों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो तनाव पैदा होने जा रहा है,
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मनो तस्लीम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर 27वीं तरमीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात, सिंध कार्ड खेलेगी और सिंध के मफादात को सामने रखेगी। और अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो यकीनन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थ्रेट करेगी, हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। तो इस हवाले से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो चल रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो दूसरों को चोर कह रही है, जो दूसरों की करप्शन ढूंढ रही है, वो अपनी करप्शन नहीं ढूंढ रही। इनके अपने अफसरान जो सीपेक में, जो वापडा में, जो नादरा में, जो दीगर महकमों में, वजारतों में तैनात कर दिए जाते हैं, वो अरबों की करप्शन करते हैं। डिफाइड बजट में बहुत सारे घपले होते हैं, और फिर खुद जो एक इदारा होकर बिजनेसेस कर रहे हैं, किसकी इजाजत से। मैं तो हैरान होता हूं जब मिलिट्री के आला तरीन अफसरान यूनिवर्सिटीज में जाकर खिताब करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। कौन सा आइन आपको इजाजत देता है कि आप जाकर वहां खिताब करें? कौन सा आइन आपको इजाजत देता है कि आप विद इन द स्टेट अपनी स्टेट कायम करें? कौन सा आइन आपको इजाजत देता है कि आप बिजनेसेस करें? नहीं कर सकते आप। आपका काम काइनेटिक इश्यूज को देखना है, बॉर्डर को देखना है, सिक्योरिटी को देखना है, नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, लेकिन आप साजिशें करते हैं, आप दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ करते हैं, आप तालिबान बनाते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर अलकायदा बनाते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर उसामा को एबटाबाद में छुपाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर बलूचिस्तान की मादनियात पे नजर डालते हैं, फिर वहां पर कत्लेआम जारी करते हैं, फिर आप एक सिलोट पॉइजन जिस तरह होता है ना, इस तरह इस वक्त बलोच नस्ल कशी चल रही है। तो बात चल निकली है बलूचिस्तान के हवाले से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा है। सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त और वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त जो रियासती इकदाम के खिलाफ 3 धरने जारी हैं। यानी BYC की क़यादत के गिरफ्तारियों, उनके खिलाफ मुकदमा, मावराए अदालत कत्ताल, और फिर जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धरना जारी है। इस्लामाबाद के धरने को कमोबेश 27 रोज चल रहे हैं, कराची के धरने को 7 रोज चल रहे हैं, और इसी तरह मेरे ख्याल में 6 रोज कोयटा के धरने को चल रहे हैं, लेकिन रियासत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से खवातीन को हिरासा करने की कोशिश की गई NOC की आड़ में, वहां पर जो कुछ किया गया, या जिस तरह औरतों के 70 साल औरतों के साथ जो बिहेवियर रियासत की तरफ से अख्तियार किया गया, वो इंतहाई शर्मनाक था। आप अगर बात नहीं कर सकते, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि आप खुद को, अल्लाह माफ करे, खुद को खुदा समझ बैठे हो। आपने जैसे कि रियासत को फतह किया है, जैसे कि आप, ये कौम आपकी महकूम है, आपने इस कौम के गर्दनों में गुलामी के तोक डाल रखे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त जो वहां की सूरत हाल है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बलूचिस्तान हुकूमत बार बार कह रही है कि हमने इंटरनेट बंद किया। जी, हमने क्यों बंद किया? इसलिए कि इंटरनेट से राब्ते थे शिद्दत पसंदों के, इंटरनेट से वो प्लानिंग करते थे, इसलिए हमने अगस्त के महीने में इंटरनेट ही बंद कर दिया। कमाल कर दिया जी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, सरफराज बुगटी की गवर्नमेंट ने। बुगटी साहब, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, आपकी हुकूमत जा रही है, फिर बलूचिस्तान की गलियों में आपको अंडे और टमाटर पड़ेंगे, आप ये याद रखना, कुछ और की मैं बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि इंटरनेट कौन इस्तेमाल करता है? शिद्दत पसंद इस्तेमाल करते हैं। हैरत होती है, मैं तो अक्सर अपने व्लॉग्स में आप उठा के देख लें, वो तो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के जो टावर्स लगे होते हैं, हर दूसरे दिन 2-2, 3-3 टावर्स गिरा देते हैं। वो आपको इंटरनेट कहाँ से यूज कर रहे हैं? पंचगोर में पिछले 4 सालों से इंटरनेट को जो सर्विसेज हैं वो आपने बंद कर रखी हैं। डेरा बुगटी जो वजीर आला का अपना हल्का है, वहां पर पिछले 2 सालों से इंटरनेट बंद है। नोशकी और उसके मजाफाती इलाके, अहमदवाल, जोरकैन, मिल, डाक और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस पिछले 8 महीने से बंद है। खुशदार में पिछले 2 महीनों से इंटरनेट सर्विस है ही नहीं। मस्तोंग में भी इंटरनेट सर्विस 1 महीने से बंद है। तो फिर आप ये क्या तमाशा या क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? लेकिन इंटरनेट बंद है। खवातीन के धरने के अहम तरीन पहलू पर मैं बाद में आता हूं, क्योंकि आज उन्होंने जो बातें की हैं, मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान के एक एक बलोच को सुनना चाहिए। वो मैं बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट बंद है। हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि दहशतगर्दी ना हो, लेकिन जियारत से मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर जियारत अफजल बाकी को उनके नौजवान बेटे समेत
अगवा कर लिया, जबकि इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर तंप ताह पिछले 4 महीनों से BLA की तहवील में है। मस्तूंग में इंटरनेट बंद है, लेकिन मस्तूंग में जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है, 6 बोगियां और इंजन पटरी से उतर जाते हैं और फिर झाओ में 4 घंटे नाकाबंदी के बाद एक और लेवी चेक पोस्ट पर कब्जा किया जाता है और उसको नजर आतिश कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद है, लेकिन गुज़िश्ता शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कराची और जो उनके राब्ते थे वो सारे मुनक़ता कर दिए गए थे। इंटरनेट बंद है, लेकिन उसके बावजूद आवारान में मेन शाहराह पर झाओ के इलाके सीढ़ में मुसल्लह अफराद ने, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, 4 घंटे तक नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान सीढ़ मजीद पीर लेवीज चेक पोस्ट पर कब्जा करके सारे असलहा और सामान अपनी तहवील में लिया। बाद में चेक पोस्ट को आग लगा दी। और केज के इलाके, इंटरनेट बंद है, लेकिन केज के इलाके नसीराबाद में शाहराह पर रुकावटें खड़ी की गई और करीबी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर 2 तरफा हमला किया गया। वाकये के दौरान शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई। नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के मकाम से 3 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान फोर्सेस की चौकियां मौजूद थी, ताहम वहां से कोई नहीं आया। इंटरनेट बंद है, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता शब गवादर के इलाके न्यू टाउन में नामालूम अफराद ने फोर्सेस की गाड़ी को IED हमले का निशाना बनाया। हमले के नतीजे में 5 एहलकारों की हलाकत और 3 के शदीद जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। उसके बाद फिर हाई अलर्ट जारी किया जाता है और फिर हर 100 मीटर के फासले पर फोर्सेस की नाकाबंदी और क्वाड कॉप्टरों से निगरानी कर दी जाती है। इंटरनेट बंद है, लेकिन जो है वो अपना खुजदार के इलाके जहरी में फोर्सेस के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, जिसमें 30 से 40 गाड़ियां और ड्रोन शामिल हैं। इतलात के मुताबिक जहरी में मुसल्लह अफराद के हाथों 2 डेथ स्क्वाड के जो हरकारे थे वो मार दिए गए। तो उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इंटरनेट बंद है, लेकिन जामराट डेलीकेट में 4 सनबचारों ने फौजी चौकी पर भारी हथियारों से शदीद हमला किया और काफी देर तक फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी जाती रही। इंटरनेट बंद है, लेकिन मंद सोरो में फोर्सेस की कैंप पर हमला हुआ। इंटरनेट बंद है, लेकिन मंद के इलाके महर में फोर्सेस के कैंप पर हमला हुआ। इंटरनेट बंद है, लेकिन उथल में पुलिस ने उथल बाजार में जो है वहां पर पंजाबी दुकानदारों को जबरदस्ती थ्रेट किया और दुकानें बंद करवाई गई। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान की हर बड़े शहर में जंग छिड़ी हुई है, गली गली में जंग छिड़ी हुई है। तो क्या रियासत बलूचिस्तान में ये जो खेल खेल रही है या जो सिचुएशन क्रिएट करने जा रही है, बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म अगर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अगर ऑपरेशन लॉन्च करती है तो क्या अपने तौर पर कर सकती है? क्या उसको पार्लियामान से इजाजत लेनी पड़ेगी? और इस वक्त लग रहा है मुझे कि जैसे पार्लियामान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक पेज पर थे वो पेज फटता दिखाई दे रहा है। आज बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा और लापता अफराद के अहल खाना का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना 27वें दिन में दाखिल, 27 दिन उसको हो गए। ये 27 दिन बलोच माओं, बहनों और नौजवानों के लिए एक तवील और तकलीफ दह सफर की अलामत बन चुके हैं, जिसमें उन्होंने रियासती बेहिसी को अपनी आंखों से देखा। रियासत को समझना चाहिए कि हकीकत का सामना करने की उनकी ख्वाहिश महज एक फरेब है। बलोच को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी यहां तक कि जब तक के सच्चाई को तस्लीम कर लिया जाए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज NOC की आड़ में जो कुछ किया जाता रहा, जिस तरह मामला सामने आए, वो एक बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन बलोच खवातीन ने जो है वो कहा है कि हम सबको बिलखुसूस बलोच कौम से अपील करते हैं कि मुत्तहद होकर रियासती जबर और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यह एहतजाज नहीं, ऐलान बगावत है। इससे खामोश जंग के खिलाफ जो दहाइयों से बलोच सरजमीन पर मुसलत है। रियासत की बेहिसी हमारे अज़्म को नहीं तोड़ सकती। बर्दाश्त की हदें पार हो चुकी हैं। सब बलोच का ज़मीर अब मजीद खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंजीरों को बोझ तले सांस लेना जिंदगी नहीं, जंजीरों के बोझ तले सांस लेना जिंदगी नहीं। और जो कौम कैद को तकदीर मान ले, उसकी धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता मर जाती हैं। तो इसके साथ ही फिर BYC की तरफ से मुल्की और बैनुल अक़वामी प्रेस को एक खत अरसाल किया गया। उस खत में कहा गया कि जो है काफी दिनों से इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन को हुकूमती पाबंदियों और इज़ार रसानी का सामना है। जो भी अपना जो है वो हम BYC के दीगर रहनुमाओं समेत महरंग बलोच की रिहाई, जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल
और जबर के खिलाफ पुरअमन तौर पर मुतहद हैं, मुतालबा कर रहे हैं। बरसों से बलूचिस्तान को जानबूझकर मालूमात के ब्लैक होल के तौर पर रखा गया है। गैर मुल्की सहाफियों तक रसाई से इनकार कर दिया गया है और इसको लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचने से पहले ही खामोश कर दी गई। अब हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, ये बार बार बात की जाती है ना कि बात किससे करें, तो ये कह रहे हैं कि आओ हम बैठे हैं, हम आपके शहर में बैठे हैं, आपके दारुल हुकूमत में बैठे हैं, हम कोई इनविजिबल नहीं है, हम विजिबल हैं, हम एक वजूद रखते हैं, हम एक सोच रखते हैं, हम धरने पर बैठे हैं। रियासत आओ ना, हमसे बात तो करो, कहीं से तो शुरुआत करो। लेकिन रियासत फरार अख्तियार कर रही है। रियासत आगे मामला को नहीं बढ़ाना चाहती, रियासत बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि रियासत समझती है कि उन्होंने बलूचिस्तान को फतह करना है। क्योंकि अगर खरबों रुपए की मादनियात वहां से निकालनी है तो फिर इन बलोचों की नस्ल कशी जरूरी है। बलोचों को अकलियत में लेकर जाना, वहां पर ले आना बहुत जरूरी है। बलोच अकलियत में जाएगा तभी बलूचिस्तान के मादनियात रियासत के हाथ लग सकते हैं। ये एक खतरनाक जंग है जो एक बहुत बड़े और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अब भी वक्त है, अब भी संभाला जा सकता है, अब भी चीजों को देखा जा सकता है, अब भी आइन के जरिए, आइन के निफाज के जरिए, एहसास महरूमी के खात्मे के जरिए, मुतालबात की मंजूरी के जरिए, जायज हकूक फराहम करने के जरिए ये सब कुछ ठीक हो सकता है। पार्लियामान को बाख्तियार बनाया जाए, पार्लियामान के एक वफद बनाया जाए जिसको बामकसद बनाया जाए, जो बाख्तियार हो, जो इनके साथ जाकर बात करे। बलूचिस्तान के हवाले से ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, हर कोई आके अपने अपने हिस्से का गुनाह कबूल करे। अब भी वक्त नहीं गया, अब भी सब कुछ हाथ में है, अब भी संभाला जा सकता है। ऐसा न हो कि रियासत अपने रवैयों से बलूचिस्तान को खो दे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे